हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम जो है थर्ड यूनिट करने जा रहे हैं इस सीरीज़ में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं जो आपको करवाने जा रहा हूं, और इस सिलसिले में हम जो है 3 यूनिट कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप की 3 यूनिट हम कर चुके हैं ऑलरेडी। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम कर चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक हम कर चुके हैं, और इसी चैप्टर का यानी जो हम मैग्नेटिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं, यानी 35 क्वेश्चंस तक हम कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में। जिस स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी देखना चाहते हैं तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई जो ये हरियाणा वाले बच्चे हैं, भाई तैयार हो लो, ठीक है। हरियाणा वाले बच्चे जो है तैयार हो लो, क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्टिव टाइप 35 नंबर के आने वाले हैं 70 में से, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत है, अच्छी खासी मेहनत की ज़रूरत है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और भाई थारे खातिर ये वीडियो बनाई जा रही हैं, तो इसको जो है थोड़ा सा ध्यान से देखो। एग्ज़ाम के अंदर जो है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि मोस्टली क्वेश्चन आपको मिलेंगे 35 में से जो है 25-30 क्वेश्चन जो आपको मिलने वाले हैं हमारी वीडियोज़ से। तो मैं 10 के 10 यूनिट की जो है वीडियोज़ ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रिपेयर करके अपलोड करने वाला हूं, जिसमें हम 2 यूनिट कर चुके हैं। तीसरी यूनिट जो है हाफ हो चुके, हाफ जो है अभी जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं अपलोड कर रहा हूं। उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी, ठीक है। तो हमारी इस वीडियो का मज़ा लेते रहिए, ठीक है, और आनंद लेते रहिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। 36 क्वेश्चन है। 35 जैसे मैंने बताया आपको पहले वाले वीडियो में मैं करवा चुका हूँ। 36 से शुरू करेंगे। द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेसिस। आपको बताना वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का मैग्नीट्यूड बताना है क्या होगा, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ऑप्शन बी है 10⁻⁻7 इंटू पाई टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ऑप्शन सी है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ऑप्शन डी है 2 पाई इंटू 10⁻⁻7 10 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। तो देखिए ऑर्डर सभी का 10⁻⁻7 है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने वाली बात है, ऑर्डर सभी का -7 है। तो देखिए इसमें क्या है, आप सी और डी में कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स इसमें ए भी लगा के आएंगे, क्योंकि जो है कुछ सारे स्टूडेंट्स को जो है ये ध्यान होगा कि μ0/4 पाई का मान कितना होता है, 10⁻⁻7 होता है, ना कि μ0 का। तो हमने यहाँ पर μ0 का पूछा है, ना कि μ0/4 पाई का, इसलिए 4 पाई मल्टीप्लाई में आएगा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ संट इज। अब बताना संट की एसआई यूनिट क्या होगी। रेडियन एम्पियर इनवर्स, रेडियन वोल्ट इनवर्स। ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वोल्ट। तो संट क्या था भाई, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हमने क्या लगाई थी, एक लो रेजिस्टेंस वायर लगाई थी। तो ये रेजिस्टेंस ही तो है, रेजिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, ओम के अंदर मेजर करते हैं कि नहीं करते। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसा यूनिट क्या होगी संट की, ओम होगी भाई, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच हैज़ ग्रेट रेजिस्टेंस, मिली एमीटर। एमीटर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो ये तो, ठीक है। और कन्फ्यूज भी कर रहा होगा कि किसका जो ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, मिली एमीटर का होता है या एमीटर का होता है। तो देखिए ग्रेट रेजिस्टेंस मिली एमीटर का होगा, तो मिली एमीटर इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आगे देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। विच हैज़ ग्रेट रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर और मिली वोल्ट मीटर। तो किसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, वोल्ट मीटर का या मिली वोल्ट मीटर का। तो वोल्ट मीटर का जो है ज़्यादा रेजिस्टेंस होएगा इसके अंदर। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कहता है लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट डैश ईच अदर वाइल अनलाइक पोल्स डैश ईच अदर। तो लाइक पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इसमें आएगा लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ठीक है, रिपेल और अट्रैक्ट इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिल करना था। आगे बढ़ते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स F इजकल टू 1/4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर। F इजकल टू μ0/4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर। F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वेयर। F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। तो देखिए m1 m2 क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भाई, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है यहाँ पर, ठीक है। तो कहता है कि आपको कूलम्स लॉ ऑफ ये ध्यान देना है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पर क्या पूछा गया, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स का पूछा गया, ना कि इलेक्ट्रिक फोर्स का, ठीक है। कहीं बच्चे जो है जल्दी जल्दी में एक्साइट होकर के भाई फ्री का नंबर मिल गया ये तो सी पर जो है टिक कर देंगे, सी को फिल कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देना है कि कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पूछा है, तो मैग्नेटिक फोर्स में ये नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी। क्या रहेगा, बी रहेगा। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज, अभी अभी हम जिक्र कर रहे थे, तो जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है
उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो उसकी एसआई यूनिट होगी एम्पियर मीटर। क्या होगी भाई उसकी, एम्पियर मीटर। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन, तो जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, हमेशा पेयर में मिलेंगे भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको अकेला नॉर्थ पोल मिल जाएगा या अकेला साउथ मिल जाएगा, मिलेंगे तो दोनों मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो हमेशा किस में रहेंगी, पेयर के अंदर रहेंगे, जोड़े के अंदर ये रहती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, ट्रू और फॉल्स। तो आपको बताना है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्या वो इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये बात सही है या गलत है। ठीक है, तो ये बात क्या है भाई, क्या होनी चाहिए, गलत है। मेरे अकॉर्डिंग तो गलत है, तो बिल्कुल है, गलत है ये बात भाई। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ मैग्नेट फॉर्म कंटिन्यूस लूप। आपको बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्या करती है, मैग्नेट की एक कंटिन्यूस लूप बनाती हैं। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, बिल्कुल ट्रू है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कंटिन्यूस लूप बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज डिसकंटिन्यूस बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंटिन्यूस लूप बनाएंगे, देयर इज नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज, अगेन आ गया भाई, ये तो क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, अब भी आ गया। तो कहता है एसआई यूनिट बतानी है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, क्या होगी, जूल पर टेस्ला। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर नहीं है, ये टेस्ला आएगा, जूल पर टेस्ला। ठीक है, उसके बाद है एम्पियर मीटर स्क्वायर, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, क्या होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो है उन्होंने जो है बता भी दिया होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोनों ही इसकी ऐसा यूनिट रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है। तो बिल्कुल सही है ये बात भाई, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी दिशा क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो जो मैग्नेट है उसके साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ डाइपोल मोमेंट की दिशा रहती है, तो वेक्टर क्वांटिटी है ये। आगे बढ़ते हैं। द गोज लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, मैग्नेटिज्म के लिए है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए। तो इसमें गोज लॉ बताना मैग्नेटिज्म के लिए क्या रहेगा, फ्लक्स इजकल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मैग्नेटिक फ्लक्स इजकल टू एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ऑप्शन सी कहता है मैग्नेटिक फ्लक्स इजकल टू इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इजकल टू 0। ऑप्शन डी है मैग्नेटिक फ्लक्स इजकल टू एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहना चाहिए भाई, इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी। क्या रहेगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये गोज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की क्या है, फॉर्म है, गोज लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई। द मैग्नेट में हैव मोनोपोल। क्या मैग्नेट मोनोपोल में एग्जिस्ट कर सकते हैं, अभी अभी तो हमने बताया भाई बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। दो पोल में मिलेंगे, पेयर में मिलेंगे, नॉर्थ और साउथ हमेशा इकट्ठे मिलेंगे। एक मैग्नेट को आप बीच से तोड़ देते हो तो भी हमेशा नॉर्थ और साउथ ही बनेंगे दोनों में। ठीक है, अकेला कभी नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ नेचुरल मैग्नेटिज। आपको बताना है जो नेचुरल मैग्नेट है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, Fe यानी आयरन, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन डी जिंक ऑक्साइड। तो हम बात कर रहे हैं नेचुरल मैग्नेट की, किसकी बात कर रहे हैं, नेचुरल मैग्नेट की। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, आयरन ऑक्साइड जो है Fe3O4 जो है इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखते हैं। द बोहर मैग्नेटन इज। आपको बताना बोहर मैग्नेटन की वैल्यू क्या होती है, EH/4πm, EH × 4πm, EH और डी ऑप्शन है EH/2πm। E चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, M है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर भाई। ठीक है, बोहर मैग्नेटन की वैल्यू होती है EH/4πm। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द एसआई यूनिट ऑफ बोहर मैग्नेटन इज। आपको बताना है एसआई यूनिट क्या होगी बोहर मैग्नेटन की, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर इनवर्स, एम्पियर मीटर क्यूब। तो देखिए जो एसआई यूनिट है बोहर मैग्नेटन की वो क्या होगी, वो ए होगी, ऑप्शन ए एम्पियर मीटर स्क्वायर। और एम्पियर मीटर स्क्वायर किसकी भी होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की भी यही होती है और बोहर मैग्नेटॉन की भी यही होती है। तो ध्यान रख लीजिएगा इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ बोहर मैग्नेटॉन इज। तो ये वैल्यू बतानी है बोहर मैग्नेटॉन की फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। आप कह सकते हो इसको क्या वैल्यू रहेगी, कांस्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। तो 1.6 × 10⁻⁻19, 9.6 × 10⁻⁻19 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 9.27 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 9.27 × 10⁻24। तो देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन है, दो वैल्यू सेम है बट एक माइनस में है ऑर्डर, एक प्लस में है ऑर्डर। तो क्या करेक्ट आंसर रहेगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H इज इक्वल टू। आपको बताना मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी जो H है वो किसके इक्वल होती है, H इक्वल टू Ni, H इक्वल टू B/μ और H इक्वल टू μ × B, बोथ A एंड B। ठीक है, तो इसको आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आप समझ गए होंगे डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, दोनों ही फॉर्म होती हैं ये मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी की। आगे बढ़ते हैं।
स्टूडेंट्स यहाँ पे है ना थोड़ा सा जो है, हाँ आपको ऐसा यूनिट बतानी है अब, है ना। द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एच इज, तो ऐसा यूनिट बतानी है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी की क्या होगी, एम्पियर मीटर इनवर्स, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वायर, है ना। तो सारी मिलती जुलती हैं, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, एम्पियर मीटर इनवर्स, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आपको बताना है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं उसके ऐसा यूनिट क्या होगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, एम्पियर मीटर इनवर्स, अगेन इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। इसका भी आंसर ये रहेगा, मीन्स जो एस से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी की उसकी भी क्या है हमारे पास एम्पियर मीटर इनवर्स, और आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसकी भी सेम यूनिट है, दोनों की यूनिट है एम्पियर मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ध्यान रख लीजिएगा इस बात को। अब इससे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सोल्व होएगा। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीज़, तो आपको बताना मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का ऐसा यूनिट क्या है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी एम्पियर मीटर इनवर्स, ऑप्शन डी है इट हैज़ नो यूनिट। तो देखिए इसकी कोई यूनिट नहीं होने वाली है, क्योंकि जो ये है ना ये रेशियो होती है आई और एच की, किसकी, आई और एच की ये रेशियो होती है। तो ये भी एम्पियर मीटर इनवर्स में और नीचे वाला भी एम्पियर मीटर इनवर्स में, दोनों की जो है यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसकी कोई यूनिट नहीं बचेगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी फॉर डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो जो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके लिए जो रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू है वो आपको बतानी है कि 1 के इक्वल होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होएगी, ऑलवेज लेस देन 1 रहेगी, या इनफाइनाइट रहेगी, मीन्स इन्फिनिटी होएगी। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑलवेज लेस देन 1। तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या रहती है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ऑलवेज लेस देन 1। आगे बढ़ते हैं। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू बतानी है, यानी काई एम की वैल्यू बतानी है। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या रहेगी, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, स्मॉल नेगेटिव वैल्यू, लार्ज नेगेटिव वैल्यू। तो पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। तो पहले तो बात ये है कि पॉजिटिव तो नहीं होती है, नेगेटिव होती है। अब बात करते हैं लार्ज नेगेटिव हो गया, स्मॉल नेगेटिव होगी, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, स्मॉल नेगेटिव होगी, ठीक है। मतलब नेगेटिव में तो होगी बट ज़्यादा नहीं। आगे बढ़ते हैं। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाईमैग्नेटिक डैश विद टेम्परेचर, मीन्स वेरिएशन बताना है, टेम्परेचर के साथ ससेप्टिबिलिटी का क्या वेरिएशन होएगा, वो इंक्रीज होएगी, डिक्रीज होएगी, डजेंट चेंज विद टेम्परेचर एंड बोथ ए एंड बी, ठीक है, कि कभी इंक्रीज या कभी डिक्रीज। तो देखिए जो ससेप्टिबिलिटी होती है डाईमैग्नेटिक की, ठीक है, डाईमैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो वो चेंज नहीं होगी, डजेंट चेंज विद टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। द रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज ऑलवेज, जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है म्यू आर की वैल्यू पैरामैग्नेटिक के लिए पूछे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए लेस देन यूनिटी, ऑप्शन बी मोर देन यूनिटी, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी इनफाइनाइट। तो ऑलवेज मोर देन यूनिटी होगी, क्या होगी, मोर देन यूनिटी, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। डाईमैग्नेटिक के लिए पूछे तो लेस देन, पैरामैग्नेटिक के लिए पूछे तो ग्रेटर देन 1। आगे बढ़ते हैं। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज, तो देखिए ससेप्टिबिलिटी की बात करते हैं, तो देखिए इसमें क्या है, डाईमैग्नेटिक की तो नेगेटिव थी बट पैरामैग्नेटिक की ऑलवेज पॉजिटिव होगी, तो नेगेटिव तो नहीं होगी, ठीक है। तो नेगेटिव तो नहीं होगी, ऑप्शन ए और बी तो नहीं होगा। अब बात करते हैं हाईली पॉजिटिव होगी या पॉजिटिव तो होगी बट स्मॉल वैल्यू होगी, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। पैरामैग्नेटिक में पॉजिटिव तो होती है बट स्मॉल पॉजिटिव होगी, यानी स्मॉल वैल्यू रहेगी, उसका मैग्नीट्यूड स्मॉल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज, यानी आपको बताना है जो ससेप्टिबिलिटी होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के स्क्वायर के, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के स्क्वायर के। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका जो है करेक्ट आंसर वो क्या रहेगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसके, टेम्परेचर के, ठीक है। तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की हम बात करते हैं तो ससेप्टिबिलिटी कैसे वेरी करती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो ये घटेगी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक चेंजेस इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कॉल्ड, यानी वो तापमान जिस पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, सब्सटेंस के अंदर बदल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उस तापमान को ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, या फिर बोथ ए एंड बी, यानी ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड क्यूरी टेम्परेचर, तो दोनों ही हम इसको बोलते हैं। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसको कभी कभार ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बोल देते हैं, क्यूरी टेम्परेचर भी हम इसको बोल देते हैं। इस टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं। द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ आयरन इज, मीन्स बताना है कि आयरन का ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, 100 केल्विन, 500 केल्विन, 673 केल्विन, 1000 केल्विन। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे भाई इनमें ये यूनिक लग रहा है, मैं तो इस पर क्लिक करेंगे, इस पर टिक करेंगे, बट एक्चुअली करेक्ट आंसर इसका क्या है, 1000 केल्विन। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट,
तो किस मटेरियल का यूज़ करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए? आयरन का, सॉफ्ट आयरन का, जिंक का या स्टील का? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? स्टील। ठीक है, स्टील का हम यूज़ करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। आगे है विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए किसका यूज़ करेंगे? कौन से मटेरियल का? स्टील का, सॉफ्ट आयरन का, कोबाल्ट का, कार्बन स्टील का? तो देखिए जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने तो सॉफ्ट आयरन का करेंगे और परमानेंट मैग्नेट बनाने हैं तो फिर स्टील का करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांसफॉर्मर कोर्स, तो कहता है ट्रांसफॉर्मर कोर्स के लिए जो है कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाएगा? स्टील, कोबाल्ट, सॉफ्ट आयरन, कार्बन स्टील। तो कंफ्यूज हो गए होंगे है ना, तो इसके लिए भी क्या यूज़ किया जाएगा? सॉफ्ट आयरन। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के टाइप में है तो सॉफ्ट आयरन यूज़ किया जाता है जो ट्रांसफॉर्मर की कोर बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है सेलेक्ट द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, आपको सेलेक्ट करना है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है इसमें। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी बिस्मथ, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी प्लेटिनम। तो देखिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में सेलेक्ट करना है तो आयरन इज़ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हेयर। ये तीनों फेरोमैग्नेटिक नहीं है तो आयरन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इस सीरीज़ का, इस यूनिट का, सेलेक्ट द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आपको सेलेक्ट करना है। ए प्लेटिनम, बी आयरन, सी कॉपर, डी बिस्मथ। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो प्लेटिनम हो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो स्टूडेंट्स जो है ये यूनिट आपकी मेरी तरफ से कंप्लीट हो गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट 2 जो है इसके 2 पार्ट मैंने बनाए हैं। एक पार्ट जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप देख सकते हैं इसका। तो जो SBSC के स्टूडेंट हैं भाई इन क्वेश्चन को खासकर जो है पढ़ कर जाना है, इनमें से आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, ज़रूर मिलेगा। अगर इस यूनिट में से जो ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले हैं तो इन 70 क्वेश्चन में से मोस्ट ऑफ चांसेस रहेंगे कि क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो प्रैक्टिस बार बार करके जाइए एग्ज़ाम के लिए। ऑल द बेस्ट है, अच्छे मार्क्स गेन कीजिए, अच्छे से यूनिट को समझकर जाइए। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए नेक्स्ट इसके बाद जो है नेक्स्ट यूनिट हम जल्द ही लेकर आएंगे इसी चैनल के ऊपर। आपको जो है नेक्स्ट यूनिट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की आपको मिलेगी। तो इस चैनल पर बने रहने के लिए आप चाहते तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, और शेयर भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। देखिए ठीक है, आपकी इच्छा, अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं लगता है तो मत कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।